तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेकर। कल मैं आपको लेके गया था सिंगापुर, जहाँ पे हमने मुस्तफ़ा सेंटर की कहानी सुनी और आपकी रिस्पॉन्स से लगा कि आपको वाकई बहुत अच्छी लगी है। आज मैं आपको लेके चलता हूँ मॉरिशियस। हिंदुस्तानी मूल के बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको मॉरिशस की सैर नहीं करवाऊँगा। एक बहुत बड़ी कहानी सुनाऊँगा जहाँ पर हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेस परिवार का महज 22 साल का लड़का अपनी प्रेमिका के साथ घर से भाग के जाता है और कैसे मॉरिशस में वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है और अल्टीमेटली वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। एक वो प्रेम कहानी जिसने हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े व्यापारिक परिवार को काफ़ी नमोश किया, दुखी किया, लेकिन कुछ कारण ऐसे थे कि वो अपने उस इकलौते बेटे को नहीं बचा सके। ये कहानी को मैं नाम देता हूँ धर्म हिंदुजा की प्रेम कहानी, जो एक ट्रेजिडी में बदल गई। धर्म हिंदुजा जो हिंदुजा ब्रदर्स है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है। उनका इंडोसिन बैंक भी है। अशोक लेलैंड की जो बसें और ट्रक बनते हैं वो भी उनका है, और बहुत बड़े इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी वो चलाते हैं। इंग्लैंड में एक ज़माने में दूसरे तीसरे नंबर के अमीर फैमिली भी हिंदुजा ब्रदर्स रहे। उन तीनों भाइयों में जो पूरा दुनिया भर में जिनकी बिजनेस एम्पायर चलती थी, उनमें से एक भाई का नाम है श्रीचंद हिंदुजा। और धर्म हिंदुजा श्रीचंद का इकलौता बेटा था। उसकी पूरी जायदाद का मालिक जो अरबों खरबों में जाती है। तो वो, लेकिन वो लड़के को जो टिपिकल एक सिंधी परिवार की बंदिशें होती हैं वो उसको पसंद नहीं थी। जो इनका परिवार आपको मालूम है, बहुत अच्छी तरह उस फैमिली को आप सब लोग जानते हो। बहुत सख्त किस्म के उनके फैमिली की ट्रेडिशंस हैं। कुछ कट्टरपंथी विचारों के लोग गिने जाते हैं एज पर एज फैमिली इज़ कंसर्न। बाहर तो सब कुछ करते हैं वो, लेकिन धर्म हिंदुजा 22 साल का लड़का अमेरिका से पढ़ के आया हुआ जॉर्जिया से, और उस लड़के को ये बंदिशें पसंद नहीं थी। तो घर वाले उसके लिए एक अच्छी अपनी फैमिली बरादरी से कोई लड़की ढूंढ रहे थे, लेकिन धर्म हिंदुजा का प्यार, उसका इश्क एक एंग्लो इंडियन फैमिली जिसमें एक पंजाबी टच भी था, उनकी एक लड़की के साथ उसका इश्क हो जाता है। उस लड़की का नाम था निनौचका सारगन। निनौचका की जो फैमिली थी बहुत बड़ी थी। 11 बहन भाई थे और सबसे छोटी थी वो निनौचका, 11वें नंबर की औलाद अपने माँ बाप की। तो उसका जो बाप था मिस्टर सारगन, वो इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर था। वहाँ से रिटायर होने के बाद वो प्राइवेट एयरलाइन में आ गया। उसका छोटा भाई भी एक वो भी एयरलाइन में काम करता था। निनौचका का एक और मामा, उसका अंकल एक, वो भी एयर इंडिया में तंजानिया में स्टेशन मैनेजर था। तो काफ़ी सारी फैमिली इनकी एविएशन और एयरलाइन से कनेक्टेड थी। तो इसकी जो मदर थी रीटा, वो बहुत जिसको कहते हैं कि फैमिली को संभालने वाली, और 79 में विंग कमांडर सारगन की डेथ के बाद रीटा ने अपने बच्चों को 11 बच्चों को पाला, पढ़ाया, लिखाया, बड़े किया। तो उस फैमिली से एक ओपन किस्म की ट्रेडिशंस लेके वो लड़की जो है वो हिंदुजा परिवार के अरबों खरबोंपति परिवार के एक बेटे के साथ मोहब्बत कर बैठती है। और क्योंकि घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं होता, तो धर्म हिंदुजा अपने एक दोस्त को लंदन में उसकी हेल्प से किसी तरीके, लंदन उसका आना जाना लगा रहता था, तो उसी चक्कर में निनौचका को उसने अपनी मौत के तकरीबन 1 साल पहले लंदन में बुलाया, जहाँ दोनों ने निनौचका की फैमिली को तो पता था, लेकिन हिंदुजा फैमिली को इसकी कोई खबर नहीं थी।
उन्होंने चुपके से लंदन की एक मैरिज रजिस्ट्री में शादी करवा ली। और ये बात शायद कहीं ना कहीं हिंदुजा परिवार को मालूम पड़ी और उसका जो कुछ रिएक्शन हुआ होगा घर में, उसको देखते हुए धर्म हिंदुजा ने अपना घर छोड़ने का प्रोग्राम बनाया। मैं बहुत बार आपको जिक्र कर चुका हूँ, मुंबई में एक जुहू एरिया है। जुहू एरिया में हिंदुजा परिवार का बहुत बड़ा बंगला है जिसको हिंदुजा बंगलो कहते हैं। तो वहाँ से वो आदमी एक दिन वही अपने इंग्लैंड वाले दोस्त को कहता है कि मेरी एक टिकट लंदन से बुक करवाओ, ऑफिस लंदन ऑफिस से, लेकिन उसका रूट होगा मुंबई टू मॉरिशियस। ये बात है 13 मई 1992 की। तो मैं उस ज़माने में डेली अखबार में काम करता था। जैसे हमारे तकरीबन 1 साल के बाद मैंने वो संजय दत्त की एक बड़ी स्टोरी ब्रेक की थी कि उसके पास AK-56 राइफल है। तो उसी अखबार में मैं काम किया करता था, डेली न्यूज़पेपर में। तो 13 मई 1992 के दिन मैं रूटीन अपनी ड्यूटी करते हुए, मैं एविएशन कॉरेस्पॉन्डेंट था तभी डेली का। क्राइम मैंने बहुत कम कवर किया है, लेकिन एक्सीडेंटल मैं क्राइम रिपोर्टर हो गया। काम फील्ड मेरा और था। मैं एविएशन बहुत साल कवर किया, इंडियन एक्सप्रेस के लिए, डेली के लिए, फ्री प्रेस के लिए। खैर, तो मैं एयरपोर्ट का मेरे पास एक पास हुआ करता था, जिस पास की बदौलत में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया होता था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक संस्था हुआ करती थी, वो पास इशू करती थी। गुरचंद भटूरा उस समय स्टेशन डायरेक्टर थे AAI के, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। पंजाबी थे, बहुत अच्छी बनती थी। उन्होंने मुझे बहुत एक बड़ा पास दिया हुआ था, जिसकी बदौलत मैं एयरपोर्ट के अंदर हर जगह जा सकता था। कस्टम के ऑफिस में, अराइवल हॉल में, डिपार्चर हॉल में, बुकिंग काउंटर्स पे, इमिग्रेशन में। तो वो मुझे एक फैसिलिटी थी। ऐसे 2 पास 2 और रिपोर्टर्स के पास भी थे। एक PTI के रिपोर्टर थे मिस्टर पटाबी, और एक टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर थे मिस्टर खान। तो हम तीनों के पास ये पास थे एयरपोर्ट के। तो पूरा दिन एयरपोर्ट पे घूमते घूमते, तो तभी मोबाइल फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे। तो ये हर 2-3 घंटे के बाद हम लोग कोई जो खबर होती थी उसको एयरपोर्ट से किसी भी एयरलाइन के ऑफिस में बैठ के, जहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिस में बैठ के टाइप करके, तो उसको डिक्टेट करवा दिया करते थे अपने ऑफिस में जो रिपोर्टर ऑन ड्यूटी हुआ करता था। टाइप इसलिए कर लेते थे कि कहीं कोई पॉइंट मिस नहीं हो, कोई गलती नहीं हो। उसी सिलसिले में 13 मई को मैं एयरपोर्ट पे जो अपनी ड्यूटी के संदर्भ में घूम रहा था, तो मेरे ऑफिस से मैसेज आता है कि जो सिटी का जो क्राइम कंट्रोल है, पुलिस कंट्रोल, उसने एक फ्लैश दिया है कि हिंदुजा का बेटा धर्म हिंदुजा शायद किडनैप कर लिया गया है। आप देखिए इसका शक क्यों हुआ। किडनैप करने का शक इसलिए हुआ कि जो उसकी मारुति 1000 एस्टीम गाड़ी थी, वो उसके घर के पास जुहू एरिया में थोड़ी सी जली हुई मिली, लेकिन धर्म हिंदुजा उसमें नहीं था। तो ये बात कहीं पुलिस को शक हुआ कि शायद उसको फिरौती के लिए, जो पैसे के लिए, किसी क्रिमिनल गैंग ने उसको डराने के लिए गाड़ी को आग लगाई होगी, या वो गाड़ी से बाहर नहीं आता होगा, कुछ चला रहा था, कोई ड्राइवर साथ में नहीं था। तो लेकिन वो नहीं मिला, इसलिए ये शक हुआ कि शायद उसको किडनैप कर लिया गया है। अब ये काम तो बाकी जो मेरे अखबार के क्राइम रिपोर्टर थे वो लगे हुए थे, पुलिस के साथ टच में थे, कुछ फैमिली के साथ भी बातचीत कर रहे थे। लेकिन मेरी आदत थी, मुझे जब कोई खबर मिलती थी तो मैं पूरी तरह सब काम धंधा छोड़ के उसके पीछे लग जाता था। तो 3-4 घंटे मैंने भी अपने सोर्सेस को फ़ोन लगाए, बातचीत की, लेकिन कोई खबर नहीं मिल रही थी। तो लेटर इन द इवनिंग थोड़ा थक के मैं, मेरे मित्र हुआ करते थे SB कुलकर्णी, IPS ऑफिसर थे, जो बाद में औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर भी बने। तो उनके पास मैं, उनका ऑफिस डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे हुआ करता था। अभी तो नया एयरपोर्ट बन गया, पुराना एयरपोर्ट था, उसके बीच बचा ले बाहर एक बिल्डिंग के अंदर ही DCP का ऑफिस था। उसकी बाईं तरफ कॉर्नर पे, जहाँ आजकल का
अराइवल है जहाँ से लोग बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट से, उसके पास कॉर्नर पे पुलिस स्टेशन हुआ करता था जिसका नाम एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन था। तो एयरपोर्ट की बिल्डिंग के अंदर ही एक पुलिस स्टेशन था और एक डीजीपी बैठता था। उसके सामने कार्गो के साथ एक पुरानी सी बिल्डिंग थी, उसमें एसीपी एयरपोर्ट बैठा करते थे। खैर, तो मैं कुलकर्णी साहब के ऑफिस में चला गया। जैसे तभी एक कल्ट सी हुआ करती थी कि बड़े ऑफिसर पत्रकारों को खास तौर पे जो उनके दोस्त गिने जाते थे उनको चाय पिला दिया करते थे, बिस्कुट खिला दिया करते थे। तो वो चाय पीते पीते अचानक कुलकर्णी साहब ने मुझे पूछा कि बलजीत तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो, यू आर नॉट इन योर मेटल। तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे खबर आई है धर्मेंद्र हिंदुजा की, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है इसलिए मैं परेशान हूँ। मेरे दिलो दिमाग में नहीं था कि धर्मेंद्र हिंदुजा की जो उसका जो मिसिंग होना है उसका एयरपोर्ट के साथ भी कोई लेना देना हो सकता है। तो मैंने सच्ची बात उनको बता दी कि मैं उसको लेके थोड़ा परेशान हूँ, कोई खबर नहीं मिल रही कहीं से। तो कुलकर्णी साहब हंसने लगे, बोले चाय ख़त्म करो मैं बताता हूँ वो कहाँ है। तो इतनी बड़ी बात उन्होंने कर दी, मैंने जल्दी जल्दी चाय पी। उन्होंने अपने ड्रॉ में से एक फाइल निकाली, उसमें से कुछ कागज़ मेरे सामने रख दिए। बोले इनको पढ़ो ज़रा देखो। वो जो था, जो कागज़ दिए 3-4 पेज की जो शीट थी, उसके वो था पैसेंजर मैनिफेस्ट, बॉम्बे टू मॉरिशस फ्लाइट का मॉरिशस एयरलाइन के पैसेंजर की लिस्ट थी। उस ज़माने में ये कंपलसरी हुआ करता था कि हर एयरलाइन को, कोई भी एयरलाइन जो बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर जाती थी या आती थी, वो जो पैसेंजर मैनिफेस्ट होता है जिसमें सब पैसेंजर्स के नाम, उनका सीट नंबर, उनका जो डेस्टिनेशन होता है कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, वो एक डिटेल वो उस शीट में होती है। पैसेंजर का सिर्फ नाम होता है, सरनेम पहले नाम बाद में। तो करते करते मुझे सेकंड क्लास में, जो रूटीन फर्स्ट क्लास नहीं, बिजनेस क्लास नहीं, ऑर्डिनरी इकॉनमी क्लास में एक नाम नज़र आया जिस पे लिखा हुआ था हिंदुजा धर्म। उसका आगे सीट नंबर वो लिखा हुआ, साथ में फ़्लाइट का नंबर कि इस फ्लाइट से वो आदमी मुंबई से मॉरिशस ट्रैवल करके चला गया है। तो मैंने उनको बोला कि जो मुझे ये लिस्ट दे दीजिए, इसकी एक कॉपी। बोलते नहीं, वो नहीं दे सकता, और मेरा इसमें कहीं तुम्हारी रिपोर्ट में जिक्र नहीं होना चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि ये मैनिफेस्ट की खबर मैंने आपको दी है, क्योंकि हमें पूरी इंस्ट्रक्शन है। हिंदुजा की तरफ से सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि हिंदुजा फैमिली सब बड़े बड़े लोगों को जानती थी, प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक, कि इस खबर को बाहर नहीं जाना चाहिए, इसकी हवा तक नहीं बाहर किसी को लगनी चाहिए। सो यू आर एन ओल्ड फ्रेंड, तो पुरानी दोस्ती की और तुम्हारी मेहनत की मैं कदर करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ये पेपर दिखा दिया। अब इसको तुम याद रख लो, कितना सीरियल नंबर है, क्या लिखा हुआ है, फ्लाइट का नंबर नोट कर लो, लेकिन ये पेपर मैं नहीं दूंगा आपको। तो मैंने वो 3-4 पॉइंट अपने हाथ पे लिख लिए, मैं उनका ही पेन लेके, कागज़ भी नहीं दिया उन्होंने मुझे। तो मैंने फ़्लाइट नंबर लिख लिया, सीट नंबर लिख लिया, और कितने बजे फ़्लाइट गई, उसका एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल जो 5.5 घंटे की, 6 घंटे की तकरीबन फ़्लाइट है बॉम्बे से मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई की, जहाँ पे मॉरिशस में राजधानी के टाइम के हिसाब से एयरपोर्ट तो थोड़ा दूर है वहाँ से, तो वो लेकिन पोर्ट लुई लिख देते थे मॉरिशस की फ़्लाइट जो जाती थी। तो उसका वो डिटेल मैंने हाथ पे लिख के वहाँ से निकला। उसी के साथ जो 3-4 ऑफिस छोड़ के जो पुलिस स्टेशन था, एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन, वहाँ के सीनियर वगैरह सब जानते थे, तो 4-5 टाइपराइटर वहाँ पे होती थी। वहाँ पे बैठ के मैंने जल्दी जल्दी अपनी वो पूरी जो स्टोरी थी वो टाइप की अपने तरीके से बना के, जिसमें कुलकर्णी साहब का कोई जिक्र नहीं किया। और वहाँ पे किसी पुलिस स्टेशन ने मुझे वो टाइप करते हुए देख लिया, धर्मेंद्र हिंदुजा की कहानी। उसने चुपके चुपके अपने सीनियर को बताया, तो सीनियर ने मुझे बोला ये क्या कर रहे हो, हमारे ऑफिस में बैठ के हमारी स्टोरी लिख रहे हो आप। मैंने कहा नहीं सर आपका नहीं, मुझे ऊपर से कहीं से मिली है, तो मैं बाद में बात करता हूँ। तो मैंने वो टाइप करके कोई 1.5 पेज की रिपोर्ट पूरी बैकग्राउंड दे के हिंदुजा की, धर्मेंद्र हिंदुजा की थोड़ी बैकग्राउंड निकाली, तो कर करा के मैंने वो टाइप्ड आउट 1.5 पेजेस की स्टोरी वहीं पुलिस स्टेशन से फ़ोन करके अपने ऑफिस में डिक्टेट करवा दी रिपोर्टरों को। तब तक लेट इवनिंग हो गया था,
और वो स्टोरी इतनी इम्पॉर्टेंट थी, मुझे तो ऑफिस जाना नहीं पड़ा, मैं तो एयरपोर्ट से घर चला जाता था ड्यूटी करके रिपोर्ट लिखा के। तो दूसरे दिन 14 मई को फ्रंट पेज पे हमारे अखबार में लीड स्टोरी छपी कि धर्म हिंदुजा इज़ नॉट मिसिंग, ही इज सेफ एंड किकिंग इन मॉरिशियस। तो उस स्टोरी से तहलका मच गया। जब टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े बड़े अखबार उनमें छोटी छोटी स्टोरी बड़ी दबा के लगाई हुई अंदर वाले पेजेस के पुलिस कॉप्स लुकिंग फॉर मिसिंग धर्म हिंदुजा, ऐसा करके गोल गोल स्टोरियां दी गई। क्योंकि हिंदुजा की जो पीआर कंपनी थी, पब्लिक रिलेशन कंपनी, जो अखबारों को जिसके थ्रू एडवर्टीजमेंट आया करता था, उनसे मैसेजेस आ गए थे सब एडिटर्स को, मालिकों को, कि इस वारदात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। लेकिन हमारे अखबार में कुछ ऐसा था कि हम ऐसे लोगों की सुनते नहीं थे, और कुछ ऐसा रेपुटेशन था हमारा, को टैबलेट था और थोड़ा डेयरिंग था। तो वो हमारे स्टोरी बहुत बड़ी छप गई फ्रंट पेज पे, और बहुत बढ़िया रिएक्शन हुआ उसका। इंक्वायरी शुरू हो गई कि इसको ये बात किसने बताई। अब एयरपोर्ट से ये इन्फॉर्मेशन निकालने के कम से कम 10-12 सोर्सेस थे, क्योंकि वो पैसेंजर मैनिफेस्ट जो है वो कस्टम के पास भी जाता था, इमिग्रेशन के पास भी जाता था, लोग जो डीसीपी एयरपोर्ट था उसके पास भी जाता था, जो एयरलाइन का अपना सिटी ऑफिस हुआ करता था वहाँ भी उसकी एक कॉपी मौजूद हुआ करती थी। तो किसी के लिए ये अंदाज़ा लगाना आसान नहीं था कि मुझे वो अंदर की बात किसने बताई। बहुत से सोर्सेस से किसी ने भी बताया हो सकता था। खैर वो स्टोरी छप गई। तो शाम को मेरे साथ ये बहुत मेरी स्टोरीज के साथ हुआ है। तो शाम को राम जेठमलानी जी के ऑफिस से एक नोटिस आ गया। उसी किस्म का नोटिस मुझे कई और स्टोरीज़ के लिए भी आए, मैंने बयान भी किया हुआ कई एपिसोड में। तो क्या आप ये गलत इन्फॉर्मेशन है तो आप इसको करेक्ट कीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर डेफेमेशन का केस करेंगे। तो हमने कोई ध्यान नहीं दिया। तो जैसे वो मॉरिशस का मुझे केस मालूम पड़ा था, वो मैंने रिपोर्ट दे दिया था। तो घर पे जाके मैंने अपने मेरे पास लैंडलाइन नंबर हुआ करता था, जिनमें से एक नंबर पे मैं इंटरनेशनल कॉल कर सकता था। तो उस फ़ोन से मैंने मॉरिशस फ़ोन किया अपने दोस्त और सीनियर पत्रकार हरीश चंदन सिंह को, जो उस समय एक ली मॉरिशियन करके अखबार निकलता था, उसके चीफ रिपोर्टर थे, शायद सीनियर जर्नलिस्ट थे। उसके साथ मेरे एक मित्र हुआ करते थे जो मॉरिशियन टेलीविज़न कॉरपोरेशन के न्यूज़ रीडर थे, डेप्टी न्यूज़ एडिटर भी थे और न्यूज़ रीडर भी थे, मिस्टर इंद्रदेव करप्पन। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया मॉरिशस में। हुआ कुछ ऐसे कि उससे 3-4 हफ्ते पहले मैं मॉरिशस से घूम के आया था 10 दिन के लिए, और उस दौरे की मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स आपको इस वीडियो के साथ दिखाऊंगा। मेरा इस चश्मे के साथ आप देख सकते हो उस फोटोज़ में। एक फ़ोटो में मेरे साथ मॉरिशियन टेलीविज़न का डिप्टी एडिटर इंद्रदेव करप्पन है, और दूसरी तस्वीर में उनका एक और स्टाफर और मैं वहाँ पे ग्रांड बे करके बीच है बहुत बड़ा कोरल रीफ के साथ, वहाँ पे हम लोग घूम रहे थे, वहाँ की फ़ोटो है। और तीसरी जो फोटोग्राफ है वो मेरे जो दोस्त मेरे साथ गए हुए थे मुंबई से, उनके साथ हम लोग बोट से ग्रैंड बे से आइल ऑफ सर्फ जा रहे थे। उस समुंदर में वो बोट चलती हुई की एक फ़ोटोग्राफ, वो मैं 3 फोटोग्राफ इस वीडियो के साथ आपको आज दिखा रहा। खैर तो मैंने उनसे बात करके उनको पूछा कि ऐसे ऐसे धर्म हिंदुजा वहाँ पहुँच गया है। तो बोले हाँ जी पहुँच गया है, और बड़े लेवल पे यहाँ पे सरगर्मी चल रही है। प्राइम मिनिस्टर तक अप्रोच किया जा रहा है कि उसके कमरे पे होटल पे निगाह रखो, वो कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। तो उन्होंने जो बातें बताई वो सारी मैंने दिमाग में रखी, और उन्होंने होटल का नाम भी मुझे बता दिया, जिसका नाम रसून गोल नाइटिंगेल होटल था पोर्ट लुई में, और उसका रूम नंबर 303 था। वो मुझे इसलिए याद है कि पुलिस वालों के पास एक 303 की गन हुआ करती है, तो कमरा का नंबर मुझे आज तक याद है। तो वो मैंने दूसरे दिन 15 तारीख को जो रिपोर्ट छापी, उसने इन मेरे दोस्तों ने ये भी बताया कि उसके साथ वो अकेला नहीं है, उसकी बीवी भी उसके साथ है। तो ये बहुत बड़ी स्टोरी थी, और उन्होंने बीवी का नाम भी मुझे दे दिया होटल से मालूम करके, निनौज का सारगल। तो मैंने वो पूरी स्टोरी बना के लिखा दूसरे दिन
15 तारीख को फिर फ्रंट पेज पे छाप दी कि धर्मेंद्र हिंदुजा अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी बीवी भी है। तो दूसरे दिन मुझे राम जेठमलानी जी के ऑफिस से 1 करोड़ पता नहीं 1.5 करोड़ रुपए का डेफेमेशन नोटिस आ गया कि आपने उसको मैरिड कह के हिंदुजा फैमिली को नीचा दिखाने की कोशिश की है, आप ये स्टोरी लिखना बंद कीजिए, नहीं तो आपको 1.5 करोड़ का केस हम करेंगे हाई कोर्ट पे। आपने उसको मैरिड लिखा तो सबूत दीजिए कि वो मैरिड है। तो मैंने 15 तारीख को लंदन में अपने मेरे सॉलिसिटर दोस्त थे, क्वींस काउंसिल भी है वो हरबंस सिंह जी, उनको फ़ोन किया तो उनके ऑफिस ने मुझे कोर्ट ऑफ चेल्सी की मैरिज रजिस्ट्री से 10 पाउंड की फीस भर के उनका मैरिज सर्टिफिकेट निकाल के फैक्स कर दिया। तो 16 तारीख को मैंने वो फैक्स भी छाप दिया कि ये उनकी धर्मेंद्र हिंदुजा और निनौचका की शादी का सर्टिफिकेट है, और साथ में ये भी लिख दिया कि दे आर नॉट ओनली मैरिड, निनौचका इज़ 6 months प्रेग्नेंट। ये खबर मुझे मेरे मरीज के पत्रकार दोस्तों ने बताई थी। बहुत बड़ा हंगामा हुआ। दूसरे दिन एक और बड़ा नोटिस आ गया मेरे एडिटर्स मैनेजमेंट के ऊपर, प्रेशर ये स्टोरी रोकने के लिए, और ये सब बातें और कोई अखबार लिख नहीं रहा था, तो ये हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर था। लेकिन अल्टीमेटली 16 तारीख पर 15 तारीख को धर्मेंद्र हिंदुजा अपने भाइयों को लेके चार्टर्ड प्लेन से, अपनी वाइफ को लेके, अपने बॉडीगार्ड्स लेके 25-30 प्राइवेट एजेंसी के, ये मॉरिशस पहुंच जाते हैं और एक बड़े 5 स्टार होटल में रुकते हैं। उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। वो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं कि हिंदुजा फैमिली की मदद करके इनके बेटे को इनके हवाले किया जाए। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उनके पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था मॉरिशस का, उनके प्राइम मिनिस्टर ने हाउस में ये बात मानी कि मुझे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन आया था, लेकिन हमारा कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि हम 2 अडल्ट लोगों की ज़िंदगी में दखल दें जो ऑलरेडी मैरिड हैं। ये पार्लियामेंट में उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला। तो उसकी स्टेटमेंट की कॉपी मुझे मेरे दोस्तों ने भेज दी। तो 17 तारीख को मैंने वो भी छाप दी। तो ये इनका कोई गेम चला नहीं। हमारी वो 4 दिन की जो एक्सक्लूसिव स्टोरीज थी, उसने तहलका मचा के रखा पूरा 1 हफ्ता 10 दिन पूरी मुंबई में, मीडिया में और बिजनेस सर्कल में। और 17 तारीख को ट्रेजिडी होती है, जब धर्मेंद्र हिंदुजा और निनौचका को लगता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं धर्म के, वो उसको यहाँ से ले जाएंगे, तो वो दोनों एक पैक्ट बनाते हैं कि मर जाते हैं तो मरना अच्छा है, उसके घर नहीं जाएंगे। तो वो नाइटिंगेल होटल के नीचे एक पेंट की दुकान थी, वहाँ से धर्म जाके थिनर खरीद के लाता है, जो पेंट को बरी करने के लिए, पतला करने के लिए यूज़ किया जाता है। वो केमिकल होता है और इनफ्लेमेबल होता है, उसको आग लग जाती है। तो रूम में वापस आके उसने मैट्रेस पे वो थिनर छिड़का और उसको आग लगा के उसके ऊपर लेट गया। लेकिन निनौचका घबरा गई, वो धर्म को बचाने के लिए लग गई, लेकिन उसने वो जो पैक्ट बनाया था, सुसाइड पैक्ट, उसमें हिस्सा नहीं लिया। शी वॉज मोर वरीड अबाउट द चाइल्ड शी वॉज कैरिंग। जो बच्चे की माँ मरने वाली थी उसको नहीं मारना चाहती थी। बाद में उसने अपनी स्टेटमेंट में ये बात कबूली। खैर उसी चक्कर में धर्मेंद्र हिंदुजा को 70% बर्न्स हो जाते हैं और लोकल पुलिस उसको एक हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं होता। तो 18 तारीख को धर्मेंद्र हिंदुजा एक स्पेशल प्लेन में अपने बेटे को लंदन लेके जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। तो ये एक ट्रैजिक स्टोरी, एक अमीर ख़ानदान का बेटा एक प्यार में अपने इतना पागल हुआ कि उसने ना घर वालों की सुनी ना रिश्तेदारों की, और उसी चक्कर में उसकी जान चली गई। और मैंने बाद में जब इंक्वायरी किया बहुत सालों के बाद, तो निनौचका अपने किसी फ्रेंड के साथ अमेरिका में सेटल थी, लेकिन वो बेटा उसके साथ नहीं रहता था। तो वो बेटा कहाँ है वो आज भी मिस्ट्री है। हिंदुजा ने कहीं इसका जिक्र नहीं किया, कहीं किसी गूगल पे कहीं कोई उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये किस्सा कहानी मैंने आपको आज मॉरिशस की सुनाई। इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।